हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का ये करंट अफेयर्स का वीडियो, जिसमें मैं सोशल सिक्योरिटी भी और लेबर लॉज भी और इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी कुछ पार्ट्स में कवर करूँगी। इंडस्ट्रियल उसमें रिलेशन में मैं वो पार्ट कवर कर रही हूँ जो भी न्यूली जो आपके 4 न्यू कोड्स आए हैं उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा ब्रीफली इसमें जाऊँगी, बहुत डीप में नहीं। तो इसलिए क्योंकि हम चांस नहीं लेते, अगर बाई चांस उसमें से कोई क्वेश्चन आता है, ऑल्दो पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इम्प्लीमेंट ये अभी हुए हैं, लेकिन इसलिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बहुत टाइम पहले से ही चल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इनका अब हुआ है, बट ये बहुत पहले से ही गए थे। तो डेट्स वाई एक छोटा सा ओवरव्यू लेने में कोई बात नहीं, हम ताकि हम सेफ साइड रहे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 4 लेबर लॉ का हमें नाम पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा आपका वेजेस पे है, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, याद रखना कौन सा ईयर है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, आपका सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और आपका ऑश कोड 2020। तो ये आपके कोड्स हैं, चारों का आपको नाम पता होना चाहिए और ईयर भी, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल मिनिमम वेज के बारे में, जिसमें जो है इंटाइटलमेंट किया है, वेज इंटाइटलमेंट टू ऑल वर्कर्स। हमारा 50 करोड़ का वर्कफोर्स है, जिससे आप रिप्लेस करोगे उनका अदर जो स्केड्यूल था, रिप्लेस स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो यूनिवर्सल मिनिमम वेज सबको मिलनी चाहिए, मतलब इतनी सैलरी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। फिर बात करते हैं नेशनल फ्लोर वेजेस की, कि जो नेशनल फ्लोर वेजेस है इसमें इसलिए इसको सेंटर ने रिक्वायरमेंट में डाला है ताकि ये उन स्टेट्स को भी अंडरकट्स कर सके जहाँ पे आपको बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड भी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ वो मिल सके ताकि, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो वेजेस है उसकी डेफिनेशन चेंज हुई है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको जो आपका जो वेजेस होगा उसमें आपका बेसिक पे प्लस डीए और जो आपके अलाउंसेस हैं वो मिला के एटलीस्ट 50% तो टोटल पे का बनना चाहिए, ताकि इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट योर पीएफ एंड ग्रेजुटी कैलकुलेशन। तो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं गिग वर्कर्स के बारे में या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे कि आपके स्विगी, जोमेटो या आपके रैपिडो वाले जो होते हैं, इन सबको हम गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं। तो इनको कहीं भी रिप्रेजेंटेशन मिलती ही नहीं थी, तो इनको एक रिप्रेजेंट देने के लिए, एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, तो गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कोड्स के अकॉर्डिंगली इनको रिप्रेजेंटेशन भी दी है और इनको डिफाइन भी किया है। तो अब बोला गया है कि इनको डेडिकेटेड वेलफेयर फंड मिलेगा एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए या फिर गिग वर्कर्स के लिए, जो एग्रीगेट अमाउंट करेगा 1 से 2% ऑफ द टर्नओवर। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक फंड बनाया जाएगा। तो इसी के लिए नेक्स्ट स्कीम में आते हैं कि गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड भी ग्रांट किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने एक स्टेट मॉडल बनाया जिसमें कि जो भी इनके लिए कॉपस अमाउंट रखा है 200 करोड़ का, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट के बारे में, जिसको यूएसएसए बोलते हैं। ये एक ड्राफ्ट ये प्रिपेयर हुआ है, जिसमें जो है बहुत सारे जो आपके ये प्लेटफॉर्म थे, जैसे ईपीएफओ का, ईएसआई का, पीएमजे का या फिर ई श्रम का, इन सबको एक सिंगल पोर्टेबल उसमें आधार लिंक अकाउंट बना देंगे इससे। फिर बात करते हैं ग्रेजुटी देंगे फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को, जैसे आपके परमानेंट वाले वर्कर्स को मिलती है, ऐसे ही जो आपके जो टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं जिन्होंने 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया है, तो उनको भी एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को भी एक मैंडेटेड ग्रेजुटी इंटाइटलमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ले ऑफ और क्लोजर थ्रेशोल्ड है, उसको हमने उसकी जो वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कंपनीज इन सारी चीज़ों से, न्यू कंपनीज खोलने से इसलिए बढ़ती है कि फिर अगर उनको ले ऑफ करना होगा या क्लोजर करना होगा तो उसके बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कि बहुत टीडियस हो जाता है। तो बहुत से लोग इसलिए बिजनेस को इंटाइटली को खोलने से डरते भी हैं, तो इसलिए उन्होंने एक थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है कि वो कितना होगा 100, पहले जो 100 था उसको अब 300 वर्कर्स के लिए कर दिया है। क्योंकि आपको जब भी आप कोई ले ऑफ वगैरह करते हो तो आपको गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब वो जो बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया कि आपको न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में उसको अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया 100 से 300 वर्कर्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन हो गया है ईएसआई और ईपीएफओ कवरेज का। इवन कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी वो है फर्म है, बेसिक फैक्ट्रीज में हजार्डियस प्रोसेस होता है, कहीं भी ऐसा कोई काम हो रहा है जहाँ पे जो कि हजार्डियस है, अगर वहाँ की एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक ही इंसान भी काम कर रहा है, एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है, तब भी उनको सारे के सारे जो है ईएसआई कवरेज और ईपीएफओ कवरेज वगैरह जो है और सारे सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जेंडर पैरिटी के बारे में। जेंडर पैरिटी में उन्होंने ये बोला है कि कोई भी अब वुमेन्स को हम नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोकेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली उनकी सेफ्टी का और उनका कंसेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री हेल्थ चेकअप। सारे जितने भी आपके 40 और अबव के जो लोग हैं उनका फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप होगा अंडर ऑश एक्ट, ठीक है, ऑश कोड सॉरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल लेबर पॉलिसी के बारे में, जिसको हम श्रम शक्ति नीति भी बोलते हैं 2025 की। इसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा रहे बाय 2030 तक कितने % बढ़ाना है, 35% तक बढ़ाना है।
ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन का अपोजिशन। जितनी भी जब से ये न्यू कोड्स इंप्लीमेंट हुए, जितनी भी ट्रेड्स यूनियन है वो इसका अपोजिशन कर रही है। क्यों कर रही है? कि उनको ये लग रहा है कि ये जितने भी जो 4 न्यू कोड्स आए हैं ये एंटी वर्कर्स हैं और ये जॉब सिक्योरिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं फोकस ऑन कॉम्प्लाइंस के लिए, कॉम्प्लाइंसिंग। अब क्या कर रहे हैं कि हम जितने भी हमने आपको कोई भी जो भी कोई भी आपको न्यू फैक्ट्री खोलनी है या कुछ खोलना है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लाइंसेस को पहले फॉलो करना होगा, बहुत सारे लाइसेंसेस लेने होंगे, ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन। तो आपने एक सिंगल उसको कॉम्प्लाइंस को ईजी बना रहे हैं तो प्रोविजन कर रहे हैं एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल लाइसेंस होगा और एक सिंगल रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसको एमएसएमई को बढ़ावा देंगे इससे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैंडेटरी 14 डे नोटिस फॉर स्ट्राइक। जो पहले 14 डेज़ की जो स्ट्राइक होती थी उसके लिए मैंडेटरी नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि जो बैन करते हैं फ्लैश स्ट्राइक को, ताकि जो है दोनों मिलकर आपस में नेगोशिएशन कर सके और एक इंडस्ट्रियल पीस को डेवलप कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं वन वर्कर रूल फॉर सेफ्टी। मैंने आपको पहले बताया था कि अभी जो है अगर कोई भी एक सिंगल एम्प्लॉय भी अगर किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अगर वो सिंगल एम्प्लॉय के हैजार्डियस वर्क कर रहा है तो उसके लिए भी आपको सारे के सारे नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने होंगे और उसको सारी की सारी कवरेज देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बजट और फिजिकल रिफॉर्म्स के बारे में। यूनियन बजट 2025-26, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारा फिजिकल डिफिट का टारगेट क्या है? मतलब हमें अपना जो राजकोषीय खजाने में जो कमी आती है, जो हमने कर्ज ले रखा है, हमें कितना उसको करना है? हमारा टारगेट है कि उसको सेट करना है कि 4.4% ऑफ GDP ऑफ 25-26 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमारा जो ईयर मार्क है वो है 11.21 लाख करोड़। ठीक है, इतना हमारा है सबसे मतलब सस्टेनिंग हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड। आपको पता ही है अप टू 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देनी है। फिर FDI इंश्योरेंस में जो है FDI पहले आपकी 74% थी, अब 100% हो गई, मैंने पहले भी पढ़ाया है। फिर हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ GST। आपको पता है GST में काफ़ी चीज़ों को रिलैक्स कर दिया है, हेल्थ सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, और GST के जो रेट्स है उसको भी काफ़ी कर्व कर दिया है कि पहले तो काफ़ी सारी स्लैब्स होती थी, अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स बना दिए हैं GST के लिए। इसको ऐसे क्यों किया है? ताकि हम इन्फ्लेशन को कर्व कर सकें, इन्फ्लेशन को कम कर सकें और डिमांड को बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज इन MSC क्रेडिट गारंटी। इसमें बेसिकली क्या है, इंक्रीज करना है MSME होता है कि मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो वही आगे चल के जैसे स्टार्टअप्स वगैरह को होते हैं वो आगे चल के MSME में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको 5 करोड़ टू 10 करोड़ का माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को क्रेडिट गारंटी कवरेज मिल रहा है। फिर बात करते हैं न्यू एग्रीकल्चर प्रोग्राम के बारे में, जिसमें PM लॉन्च की गई एक स्कीम जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो इसमें 100 डेवलपिंग कृषि डिस्ट्रिक्ट, एग्री डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फेसलेस सिंप्लीफाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें कि आपको पता है कि हमारा जो पहले जितना भी आप जो टैक्स डिडक्शन वगैरह है उसको हम और फेसलेस कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका TDS जो है रेंट लिमिट पे 6 लाख हो गया। अब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस DPI। ठीक है, इसमें जो है आपको लिवरेज कर रहे हैं DPI में फॉर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन एंड ग्रोथ। फिर अब बात करते हैं फोकस ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब हम हर डिस्ट्रिक्ट में वी आर ट्राइंग कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि एक डे केयर सेंटर कैंसर सेंटर बनाया जाए इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। अभी भी काफ़ी सब में है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी ये वाली कवरेज जो है नहीं दी गई है। फिर हम बात करते हैं रोल बैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको बहुत सारे जो है जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि बहुत सारे जो है QCOCs जो है वो रिमूव कर रहे हैं 25 इंडस्ट्रियल इनपुट से, जिसमें भी पॉलीमर और मेटल्स आते हैं। इससे क्या होगा कि मेजर ट्रेड हमारी पॉलिसी में शिफ्ट होगा, इससे लोअर होगी आपकी इनपुट कॉस्ट और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको एक कॉम्पिटिटिव और एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। बट इससे कंसर्न होगा अबाउट चाइनीज़ जो इम्पोर्ट है हम करते हैं, डंप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से। इससे प्रमोट होगा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से प्रमोट होगा आपको कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ और स्ट्रेंथन होगा रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी। बात करते हैं मॉनेटरी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो RBI ने इंटरेस्ट रेट को जो है ईज कर दिया है। जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसने मल्टीपल रेपो कट्स दिए। रेपो कट से आपको फिर आपका जो लोन रेट है वो सब उसी से डिसाइड होता है, सब कुछ उसी से लिंक होता है। जब आपका रेपो रेट कम होगा तो इससे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके 2 तरह के रेट्स होते हैं ना, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। तो इन सारी चीज़ों का होता है। तो अब आपको अगर ये कट हो रहा है तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी और आपका जो CPI है नियर 0.3% था अक्टूबर में।
अब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की, कि आगे आने वाले साल में हमारा जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी। तो वो बात कर रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्शन की है, हमें नहीं पता कितना होगा प्रोजेक्शन, मतलब हमने एस्टिमेट लगाया कि हाँ इतनी हो सकती है, तो कितनी होगी 6.5 to 7% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। अब हम बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ 8th पे कमीशन। ऑब्वियसली अब जैसे 8th पे कमीशन आएगा, अक्टूबर में ये बैठ गया था, और इससे सब ये उम्मीद लगा रहे कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है अराउंड 20-25% हाइक हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ये ग्रीन बॉन्ड्स जो है पैसे इकट्ठा करते हैं और उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट जो भी पैसे बोरो करेगी उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यूज़ करती है। नेक्स्ट, इंडिया ऑन अ ट्रैक टू क्रॉस 4 ट्रिलियन जीडीपी। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। अगर इंडिया 4 ट्रिलियन जीडीपी मार्क करेगी, जो कि उम्मीद है जल्दी ही कर देगी करंट फिस्कल ईयर में, तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, बात करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का नेक्स्ट ट्रैक क्या है, कि कितने की जीडीपी जो है इंडिया क्रॉस करने वाले, कितने ट्रिलियन की। तो ऑलरेडी 3 ट्रिलियन हम कर चुके हैं, बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशो टारगेट। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो क्या है, 50% हमें अपना करना है बाय मार्च 2031। हमें अपना जो डेट है वो कंट्रोल हमें कम करना है, अपना जो कर्ज है उसे कम करना है। कितना कम करना है, 50% ऑफ जीडीपी का मार्च 31 तक, मार्च 2031 तक। ठीक है, 31 मार्च नहीं, 2031 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क। इससे क्या होगा, ग्रामीण, इससे जो रूरल के जो लोग हैं वहाँ पे एक स्कीम बनाई जाएगी, जिससे उन वहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में इन्वॉल्व कर सके। उनको फाइनेंशियल, मतलब वो बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि पैसे उनको, मतलब आप उनके पास बैंक होगा, वो कैसे आप जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हो, तो वो भी वो सारी चीज़ें यूज़ कर सके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, मतलब उनके पास भी बहुत ही ईजिली वो बैंक को अप्रोच कर सके, वो भी ऑनलाइन बैंकिंग कर सके। मतलब पैसा हाथों में कम हो, बैंक में ज़्यादा हो, तो इससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो आपको मतलब फिजिकल मनी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, उसमें पैसे वेस्ट नहीं होगा, तो आप मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत जल्दी आता है इससे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपका वो जो बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स खुले थे जब, तो सब लोग इस टाइम पे बड़ा र्यूमर उड़ा था कि इतने इतने करोड़ों लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे इस टाइप से। उसमें मतलब ये सारी जो पॉलिसीज बनाते हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि जगह जगह आपको बहुत ही ईजिली आपको बैंक से मिल जाए, आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाए, तो ग्रामीण में ये वाली चीज़ लेके आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट लॉ के बारे में, जिसमें आपके बहुत सारे जो मार्केट कोड्स हैं उनको एक सिंपल कोड में मर्ज कर दे। जैसे आपका सेबी हो गया, डिपॉजिटरीज एक्ट हो गया, आपका SCRA हो गया, इन सारे एक्ट्स को एक ही पर्टिकुलर एक्ट में हम कन्वर्ट कर दें। जैसे कि आपने आपके सारे इंडस्ट्रियल कोड्स को एक में, इतने सारे आपके इंडस्ट्रियल कोड्स थे, कभी मिनिमम वेजेस एक्ट, बीपीएम एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट, मैटरनिटी, इन सबको एक ही में जैसे कन्वर्ट कर दिया ना, ऐसे ही इसमें भी यही टारगेट है कि आपके जितने भी मार्केट के जो ये एक्ट्स हैं इन सिक्योरिटीज़ के, इनको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्ट में कन्वर्ट कर दे जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाई FDI इनफ्लो। आपके मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल में सर्विसेज में FDI का जो है काफ़ी अच्छा हाई FDI मिला है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं न्यू टेलीकॉम एक्ट के बारे में। न्यू टेलीकॉम एक्ट में क्या है, बेसिकली इसमें जो है आपके जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इन चीज़ों के बारे में बात करता है कि कैसे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन, देखो जितने भी टेलीकॉम एक्ट है उसे हम कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्शन दें, कैसे स्ट्रीम को रेगुलेट करें, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। अब नेक्स्ट बताते हैं ग्लोबल और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के बारे में। ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा US टैरिफ पॉलिसी का। ऑब्वियसली अगर जो US जो है अगर अपनी टैरिफ पॉलिसी में कुछ भी करता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड सप्लाई की चेन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो अगर जो भी होगा तो इससे पूरे उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और ड्यू टू अगर जो भी ऊपर नीचे होता है तो इससे भी बोल रहे कि बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है, तो बहुत ज़्यादा टैरिफ अगर लगेगा तो पूरे की पूरी जो सप्लाई चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और इंडियन मार्केट के लिए तो ये अच्छा है ही नहीं। बट वी आर ट्राइंग अ बेस्ट कि जितना हम मेक इन इंडिया कर सके और जो भी कर सके, लेट्स सी व्हाट्स मोदी जी विल डू। लेट्स मूविंग अहेड, तो बात करते हैं US फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। उसमें क्या है कि ईयर एंड इम्पैक्ट कर रहा है कैपिटल फ्लो को और रुपी को। ठीक है, जो मॉनिटरिंग है जो आपका US का फेडरल रिजर्व है उसके विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पोटेंशियल रेट कट बाय द ईयर एंड। ठीक है, कि जो हो सकता है कि ईयर एंड तक जो है हमारा आने वाला है, कि हो सकता है कि कोई एक पोटेंशियल जो हमें इसमें हो जाए कि हाँ जो टैरिफ्स लगाए हैं उसमें थोड़ी सी कट हो जाए, तो इससे इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल कैपिटल फ्लो को। स्लो डाउन इन चाइना इकॉनमी बहुत टाइम से चल रहा है ऑलरेडी। चाइना की इकॉनमी काफ़ी स्लो चल रही है, उसमें काफ़ी वीक कंज्यूमर डिमांड है, क्योंकि चाइना को बहुत हर कोई बोलता है चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा चलता नहीं है, तो इस वक्त चाइना में स्लो डाउन आया हुआ है।
और आपको पता है इजराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइम से चल ही रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका सारे के सारे आपके ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब उस टाइम उधर ही सारा आपका ऑयल मार्केट जाता है। तो फिर राइज ऑफ ट्रेड रेगुलेशन, इसमें अगर हम बात करें तो यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो टेंशन है उसकी वजह से जो डिजिटल रेगुलेशन है वो हाईलाइट कर रही है ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स दी क्रॉस बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज के लिए। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जैसे आपका कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स होता है ऐसे ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स है। ओईसीडी फ्रेमवर्क में कहा है कि कंटिन्यू करना है इसको इम्प्लीमेंटेशन, जिससे आप अफेक्ट कर सके कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को, ताकि लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इसका वो पड़े इम्पैक्ट अफेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं COP30 कमिटमेंट्स जो कि ब्राज़ील में हुई थी। तो इससे क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात करेंगे फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी। बात करते हैं रीसाइलेंस ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी लास्ट वाले इस वीडियो में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी भी बहुत हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट रहता है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप मुझे कमेंट में बताया ना कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जिससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हमेशा इसमें हम हाई रखते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी बफर स्टेबिलिटी मिलती है कि अगर कल को कोई भी हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व इतना मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कल को कभी भी कोई भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो अपने फॉरेक्स रिजर्व से अपना कम से कम काफ़ी ईयर्स तक का अपना जो है जो कंट्री को स्मूथली चला सकेंगे उससे। तो एक फॉरेक्स रिजर्व होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इंडिया का वन ऑफ द टॉप में आता है कि काफ़ी अच्छा टॉप 10 में इंडिया भी आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं G20 और ब्रिक्स फोकस के ऊपर। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, आप इसको देख लेना पहले से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है अब जो अपना जो बेस है मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है, जो पहले जो चाइना में बना रहे थे उसको अब इंडिया में शिफ्ट करे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये क्यों हो रहा है, PLI की वजह से। PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट लॉन्च की थी, तो उसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज अर्ली अचीवमेंट ऑफ NDC टारगेट। जो इंडिया का जो NDC क्या होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हमारा टारगेट था कि हम 2030 तक इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने 50% जो है अपने नॉन फॉसिल जो रिसोर्सेज है 5 साल पहले ही अपना जुलाई 2025 में ही इसको कंप्लीट कर लिया। हमारा टारगेट था कि जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से वो हम 2030 तक इसको करेंगे, लेकिन हमने 2025 में ही इसको कंप्लीट कर लिया। इट्स अ मेजर थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं विकसित भारत रोड मैप के बारे में। विकसित भारत रोड मैप से जिसका जो है 2047 तक हमें पूरा रोड मैप इसको करना है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल मेजॉरिटी बढ़े। गवर्नेंस को, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों को हमने और ज़्यादा एम्फसाइज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काशी संवाद 2025। इसमें बेसिकली ये एक CII समिट है, जिसमें CII का मतलब क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो होती है। ठीक है, उसके बारे में। नेक्स्ट तो इसमें फोकस है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी और इंटीग्रेटिंग CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हर एक जो फर्म्स होती है उनको दिया जाता है कि वो जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करती है, टर्नओवर है, उसका 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल CSR में वो इन्वेस्ट करे। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी एक सेक्टर आप ले सकते हो और उसमें वहाँ पे वो उसको 1 से 2% जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उसके अपब्रिंगिंग में, मतलब डेवलपमेंट में कोई भी स्कीम उठा सकते हैं। कुछ भी एक अपने आसपास की चीज़ों को आप देख सकते हो, और या फिर गवर्नमेंट भी इसमें आपको गाइड करती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं भारत NACP। अब भारत NACP क्या है, पहले आपको NACP का पता होना चाहिए, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब जो भी आपकी न्यू कार आएगी जो है उसको पहले असेसमेंट करेंगे, ताकि और ज़्यादा जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन कर सकें, ताकि व्हीकल की जो सेफ्टी वगैरह है उसको और इंश्योर करें, ताकि और ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उन सबको हम रिड्यूस कर सकें। तो ये किसने रिलीज़ किए हैं NACP, ये करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जो MORTH है MORTH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके जो बिजनेस है उसको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मिलेगी, और ये बार बार जो टीडियस प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा, कि अभी यहाँ ये लाइसेंस का भी वो लाइसेंस का भी वो, ये इंस्पेक्शन का भी वो रजिस्ट्रेशन, तो उन सबसे आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। जो बहुत सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उन सबको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, मतलब उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जिसमें फाइनेंशियल बिजनेसेस और इंडस्ट्रियल ऑफेंसेस भी कंटिन्यू मिलते हैं। जैसे कि आपका जन विश्वास एक्ट है, उसको हम डीक्रिमिनलाइज कर देंगे।
तो इससे क्या होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोशन मिलेगी। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की एक हर एनुअल रिपोर्ट भी आती है, तो आप मुझे बताना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है। तो मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें हम फोकस करेंगे सारी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर, सारी रिपोर्ट्स, और कुछ कुछ हम मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी हम इसमें फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, पॉसिबली आज रात को ही लेकर आऊँगी। तो टिल देन इसको आप पढ़िए अच्छे से, फिर मिलते हैं। थैंक यू।